नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पीआरए की थर्ड यूनिट, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। पीआरए की थर्ड यूनिट में हम पढ़ेंगे मानव शरीर की संरचना और कार्य। मानव शरीर की संरचना और कार्य पीआरए के लिए क्यों जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति को मानव शरीर या किसी चीज की जानकारी नहीं होगी तो उसके बारे में वो क्या एक्सप्लेन करेगा, मरीजों को किस तरीके से बताएगा कि उसे कौन सी बीमारी है, किस किस बीमारी के लिए आपको कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कौन से हो डिपार्टमेंट में आपको ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए, कौन से डॉक्टर आपके लिए ये हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको सर्जरी की ज़रूरत है तो आपको कौन से सर्जन से मिलना चाहिए, अगर फिजिशियन की ज़रूरत है तो आपको कौन से फिजिशियन से मिलना चाहिए। तो ये सारी जानकारी अगर पीआरए को पता होगी कि एक नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, या फिर उस स्ट्रक्चर के अंदर कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होने पर कौन सी बीमारी होती है, तो वो उसे आसानी से समझा सकता है कि आपको मरीज को कंसर्न करने में हेल्पफुल रहता है। तो ये कि आपको पता होता है कि मानव शरीर की क्या क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या ऑर्गन्स हैं। अगर पर्सन को पता ही नहीं होगा कि बॉडी के अंदर कितने ऑर्गन हैं, कितने पार्ट्स हैं, या किस तरीके से हमारी बॉडी वर्क करती है, तो उसके बारे में वो दूसरों को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे देखते हैं। कार्यसूची में हम पहले देखते हैं कि जो हमारी स्लाइड्स है वो किस तरीके से आएगी। फर्स्ट है शरीर की रचना और कार्यों का वर्णन। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है और किस तरीके से हमारा वर्क करते हैं बॉडी का ऑर्गन्स, जो हम स्लाइड नंबर 7 पर पढ़ेंगे। दूसरा मानव शरीर प्रणाली, जो हम स्लाइड नंबर 8 पर पढ़ेंगे। तीसरा मानव शरीर को जाने, जो हम 9 से 10 स्लाइड पर पढ़ेंगे। चौथा सिर और गर्दन, जो हम स्लाइड नंबर 11 से 13 पर पढ़ेंगे। फिर फिफ्थ है थोरैक्स, जो हम स्लाइड नंबर 14 से 15 पर पढ़ेंगे। छठा उदर, जो हम स्लाइड नंबर 16 से 17 पर पढ़ेंगे। सातवां ऊपर और निचले अंग, लोअर और अपर एक्सट्रीमिटीज, जो हम स्लाइड नंबर 18 पर पढ़ेंगे। आठवां मानव शरीर के पीछे के अंग, बैक पार्ट्स, जो हम स्लाइड नंबर 19 पर पढ़ेंगे। नौवां मानव शरीर की क्रिया विज्ञान, किस तरीके से मानव शरीर वर्क करता है, फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी, वो हम स्लाइड नंबर 20 पर पढ़ेंगे। 10वां मानव शरीर के विभिन्न तंत्र, जो हम स्लाइड नंबर 21 पर पढ़ेंगे। 11वां तंत्रिका तंत्र, जो हम स्लाइड नंबर 22 पर पढ़ेंगे। फिर आएगा 12वां मांसपेशी और कंकाल तंत्र, जो हम 23 से 26 नंबर स्लाइड पर पढ़ेंगे। फिर है हमारा 13 परिसंचरण तंत्र, जो हम स्लाइड नंबर 27 से 29 पर पढ़ेंगे। चौदवा जो श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हम 30 से 31 नंबर स्लाइड पर पढ़ेंगे। 15वां पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हम 33 से 34 नंबर स्लाइड पर पढ़ेंगे। 16वां मूत्र प्रणाली, जो हम स्लाइड नंबर 36 से 37 पर पढ़ेंगे। 17वां प्रजनन तंत्र, जो हम स्लाइड नंबर 38 से 40 पर पढ़ेंगे। 18वां शारीरिक क्रिया तंत्र और सहयोग, जो हम स्लाइड नंबर 41 पर पढ़ेंगे। 19 बीमार व्यक्ति के लक्षण, एक बीमार व्यक्ति के क्या क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं वो हम 43 नंबर स्लाइड पर पढ़ेंगे। 20 बीमार व्यक्ति की क्या क्या जरूरतें होती है, नीड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इन इलनेस, वो हम 44 से 45 नंबर स्लाइड पर पढ़ेंगे। 21 अभ्यास प्रश्न, जो हम स्लाइड नंबर 32, 35 और 42 पर देखेंगे। शरीर की रचना और कार्य, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एनाटमी, और उसके जो वर्क करने की क्षमता होती है उसे बोलते हैं हम फिजियोलॉजी। एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, एक व्यस्क अडल्ट मैन या तो फीमेल या मैन के शरीर की जो संरचना होती है, मॉर्फोलॉजी होती है, उस विज्ञान को, जो मॉर्फोलॉजी की स्टडी करते हैं हम उसको, वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोलते हैं, ह्यूमन अनाटमी, मानव शरीर रचना विज्ञान या मानव शारीरिकी। ह्यूमन अनाटमी भी के नाम से भी हम उसको कह सकते हैं। ह्यूमन अनाटमी के अंदर ये सब कुछ आएगा अपने। मानव शरीर के कई तंत्रों से बना होता है। जो एक ह्यूमन बॉडी होती है वो कई पार्ट से मिलकर बना होता है। तंत्र कई अंगों से मिलकर बने होते हैं। अंग भिन्न भिन्न प्रकार के ऊतकों से बने होते हैं। ऊतक कोशिकाओं से बने होते हैं। मनुष्य का शरीर तंत्रिकाओं पर खड़ा है। जो एक ह्यूमन बॉडी है वो किस पर खड़ी है, तंत्रिकाओं पे। विभिन्न प्रकार के ऊतकों से मिलकर अंगों का निर्माण हुआ है।
शरीर तंत्र में मुख्य 4 अवयव होते हैं: मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मेरुदंड और तंत्रिकाओं का पुंज। इसके अलावा कई प्रकार के तंत्र हैं, जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, ज्ञानेंद्रिय, प्रजनन तंत्र आदि। मानव शरीर प्रणाली। मानव शरीर प्रणाली के अंतर्गत आता है कि एक पीआरए को पता होना चाहिए कि जो ह्यूमन बॉडी है वो किस तरीके से वर्क कर रही है, उसका क्या स्ट्रक्चर है। मनुष्य अन्य प्राणियों की तुलना में जटिल शरीर रचना और जीवन पद्धति के साथ एक जटिल प्राणी है। एक स्ट्रॉन्ग और ठोस बॉडी हम कह सकते हैं। मानव शरीर में शरीर के कामकाज को सुचारू रूप से करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमें अपने जीवन में स्वस्थ रहें में अंग प्रणाली शामिल होती है। जो भी हमारे बॉडी के अंग हैं, जो भी हमारे शरीर के अंग हैं, वो वर्क करेंगे तभी हम एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह वर्क कर सकते हैं। अगर हमारे पेट में दर्द होगा तो हम वर्क नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे सर में दर्द होगा तो हम वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा माइंड जो होगा, हमारा ध्यान जो होगा वो उधर ही रहेगा। हमारे शरीर में विशिष्ट कार्यों को करने के लिए विशिष्ट जैविक प्रणाली होती है, मतलब अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग वर्किंग रोल होते हैं। मानव शरीर में पाए गए शीर्ष 4 तत्व क्या क्या है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन है। सोचने से पहले हम सभी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन परमाणु से दूर जाना चाहिए। याद रखें कि ऑक्सीजन अणु मुख्य रूप से हमारे शरीर में H2O में पानी का हिस्सा है। जो हमारे अंदर ऑक्सीजन पाई जाती है वो वाटर के रूप में पाई जाती है, पानी के रूप में पाया जाता है। वास्तव में मानव शरीर का आधा से अधिक हिस्सा जो होता है पानी से ही मिलकर बना होता है, 15 से 70%। इसीलिए बोलते हैं कि जो हमारी बॉडी है उसमें 70% तक पानी का काम होता है। इसीलिए हमें दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, ताकि जो हमारा बॉडी है वो अच्छे से वर्क कर सके, हमारी बॉडी में कोई भी टॉक्सिक नहीं रहे, डिटॉक्सिफाई हो जाए। इसीलिए मानव शरीर की संरचना। मानव शरीर की संरचना हम पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे मानव शरीर के अंदर क्या क्या संरचनाएं आती है। विभिन्न अंगों से मिलकर बॉडी स्ट्रक्चर बना होता है, जैसे सिर और गर्दन, छाती और पेट, ऊपरी और निचले अंग। ठीक है, सिर और गर्दन का क्षेत्र मानव शरीर हमारे शरीर का सर्वोच्च हिस्सा है। जो हमारा ब्रेन है वही वर्क नहीं करेगा तो हमारे दूसरे ऑर्गन भी वर्क नहीं करेंगे। जो हमारा मस्तिष्क होता है वो एक कंप्यूटर की तरह वर्क करता है, जो मैसेज को लेता है और मैसेज को देता भी है। ठीक है, सेंडर और रिसीवर का भी वर्क हमारे मस्तिष्क से होता है। अगर हमारे कोई चीज दर्द हो रही है तो हमारे को क्या फील होगा? जो हमारे ट्रांसमीटर्स हैं, जो मैसेज ट्रांसफर होगा वो ब्रेन में होगा। ब्रेन से हमें वापस से संदेश मिलेगा कि आप टैबलेट ले लीजिए है, या फिर आप कोई ऐसा ऑइंटमेंट लगा लीजिए ताकि आपका सर दर्द खत्म हो जाए या आपका दर्द खत्म हो जाए। इसी तरीके से हमारे को मस्तिष्क सोचने और समझने की शक्ति भी देता है। सिर और गर्दन के बाद में आता है आंख, कान, मुंह भोजन नली के साथ और नाक श्वसन नली के साथ। यहाँ श्वसन सांस की नली के रूप में अंगों के शामिल है। मतलब सिर और गर्दन के अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं? आंख, कान, मुंह, श्वास नली। ठीक है, इसके अलावा भी अपने जो पार्ट होते हैं वो है हमारे शरीर के माध्यम भाग में आती है छाती। फर्स्ट हम पढ़ते हैं सिर और गर्दन, उसके बाद छाती, फिर छाती के अंदर आते हैं हमारे दिल और फेफड़े, फिर आता है हमारा पेट। पेट के अंदर होता है जिगर, अग्नाशय, आंत, गुर्दे, प्रजनन तंत्र, ये सब कुछ शामिल होता है। मानव शरीर के ऊपरी हिस्से में हाथ और निचले हिस्से में पैर अंग होते हैं। जो अपर एक्सट्रीमिटीज होगी उसमें क्या इंक्लूड होगा? हैंड, हाथों का हिस्सा हम इंक्लूड करते हैं, और निचले हिस्से में पैर हम इंक्लूड करते हैं। शरीर का आकार और शरीर की संरचना विशेष ऊतकों से बनी है, जिन्हें हड्डियों और मांसपेशियों कहा जाता है। इसकी मदद से ही शरीर की संरचना तैयार होती है। हड्डियों और मांसपेशियों की वजह से ही सभी अंग अपने स्थान पर रहते हैं। अगर हड्डी नहीं होगी तो हमें बोनी स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, और मांसपेशियां नहीं होगी तो हमें जो सर्कुलेशन है वो नहीं हो पाएगा। मानव शरीर के आंतरिक अंग बहुत ही नाजुक होते हैं। बाहर से तो बहुत स्ट्रॉन्ग है और अंदर क्या होगा, जो अंग है वो नाजुक है।
उन्हें भारी झटके और चोटों से बचाने के लिए ये नाजुक अंग शरीर की हड्डियों की संरचनाओं को घेरे रहते, जो हमारे अंदर के पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा बोनी स्ट्रक्चर वर्क काम आता है। हड्डी की संरचनाओं से घिरे होते हैं। उदाहरण के तौर पर आप अगर देखें तो मानव हृदय और फेफड़ों को भारी चोटों से बचाने के लिए पसलियां पिंजरे के रूप में काम करती है। सिर और गर्दन, मानव शरीर में सिर के हिस्से में मस्तिष्क आता है, आंख, कान, नाक और मुंह शामिल होता है। इन अंगों में से प्रत्येक का अपना विशिष्ट कार्य है। आंख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, नाक का काम है सूंघना और मुंह का काम है बोलने में और खाना खाने में। ठीक है। सिर का बाहरी हिस्सा बेहतर कठोर होता है। ये एक प्रकार की का हड्डी होता है जिसे खोपड़ी या कपाल भी कह सकते हैं। खोपड़ी शरीर को मस्तिष्क को बाहरी चोट से बचाता है। जैसे मतलब एक बाहर हम लोग ठोस स्ट्रक्चर के अंदर हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है। ठीक है। शरीर के सभी अंगों की गतिविधियां मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अगर हमारा ब्रेन वर्क नहीं करेगा तो हमारे बाकी के ऑर्गन भी वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरे ऑर्गन्स को ही ब्रेन कंट्रोल करके रखता है। हमें ब्रेन सोचने और समझने की शक्ति भी देता है। जैसे कि श्वसन, पाचन, धड़कन, रक्त संचरण आदि। शरीर की इन गतिविधियों का मुख्य रूप से संवेदी संचालन और विशेष इंद्रियों के तौर पर जाना जाता है। ये सब कुछ कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन। संवेदी कार्यों में स्पर्श और दर्द का एहसास प्रमुख है। जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारे को अगर दर्द हो रहा है तो हमें कैसे पता चलता है कि हमें दर्द हो रहा है? हमारे ब्रेन को मैसेज ट्रांसफर किया जाता है, किसके थ्रू? जो न्यूरॉन्स ट्रांसमीटर्स होते हैं बॉडी के अंदर, उनके थ्रू। जबकि शरीर के संचालन और उसके नियंत्रण को करने के लिए हाथ पैरों और मांसपेशियों का हिलना डुलना भी शामिल होता है। विशेष इंद्रियों संबंधित कार्यों में देखना, सुनना, स्वाद और गंध महसूस करना शामिल है। मस्तिष्क शरीर के पीछे रीढ़ की हड्डी के रूप में फैली हुई होती है। जो हमारा ब्रेन होता है वो किससे अटैच होता है? मेरुदंड से। ठीक है। जो बैकबोन होती है उससे, रीढ़ की हड्डी से अटैच रहता है। दिमाग की नसें शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़ी हुई रहती है और जो अक्सर उन्हें संकेत दिया करती है। चेहरे के अंगों में आंख, कान, नाक और मुंह शामिल है। आंख हमें देख सकने की क्षमता देती है। मानव शरीर की दो आंखों का जुड़ाव भी दिमाग से रहता है। दिमाग ही हमारी आंखों के विजन और मूवमेंट को नियंत्रित करता है। कान हमें सुनने की शक्ति प्रदान करता है। कान के 3 हिस्से होते हैं, बाहरी, माध्यम और आंतरिक श्रवण तंत्र। हाँ, ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर और एक्सटर्नल ईयर, जो हमें किसी भी चीज को सुनने लायक बनाते हैं। श्रवण तंत्र हड्डियों और झिल्लियों से मिलकर बना होता है, जो हमें सुनने में सक्षम बनाता है। नाक हमें गंध को पहचानने में मदद करता है। इतना ही नहीं, हमें सांस लेने के लिए भी नाक की जरूरत पड़ती है। बाहर से नाक के 2 छिद्र होते हैं जो श्वास नली से जाकर मिलते हैं। हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंक्लूड होता जा रहा है। मिलते हैं और श्वास नली का जुड़ाव फेफड़ों से होता है और नाक से हम सांस लेते हैं और सांस कहाँ जाता है? फेफड़ों के अंदर। नाक के नीचे मुंह होता है और पाचन तंत्र की शुरुआत यहीं से होती है। मुंह से पाचन तंत्र की शुरुआत होती है। मुंह खाद्य यानी फूड पाइप और गर्दन से जुड़ा होता है। मुंह के दांत खाना चबाने में हमारी मदद करते हैं और हमारे शरीर के गर्दन के हिस्से में ही भोजन नली का श्वास नली होता है। ठीक है। गर्दन या गला में आवाज बॉक्स भी होता है, वोकल कॉर्ड होता है, जिसकी वजह से हम कुछ भी बोलते हैं तो वहां से आवाज निकलती है। अगर वोकल कॉर्ड रप्चर हो जाए या फट जाए तो इंसान क्या हो जाएगा? गूंगा हो जाएगा। खासकर ये पुरुषों के शरीर का प्रमुख भाग होता है। जो वोकल कॉर्ड होता है या गर्दन होती है, वो जो मेल पर्सन होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। थोरैक्स मतलब छाती। छाती के अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं? गर्दन क्षेत्र का विस्तार छाती या वक्ष तक होता है। जो थोरैक्स होती है वो उसके अंदर क्या है? छाती और अपना जो चेस्ट है वो इंक्लूड किया गया है। छातियों पसलियों नामक एक हड्डी के फ्रेम से बना होता है जिसे रिब्स कहा जाता है। जो हमारी छाती होती है वो एक रिब्स स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है। रिब्स दोनों फेफड़ों के करीब होता है। वे सांस लेने में आपकी मदद करता है। दिल ज्यादातर मानव शरीर के कई
बाईं ओर मौजूद रहता है। जो हमारा हार्ट होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। ये दोनों फेफड़ों के बीच की स्थिति में रहता है। जो हार्ट होता है वो कहाँ पर स्थित होता है? दोनों फेफड़ों के बीच में। दिल मांसपेशियों से बना होता है और यही पूरे शरीर को रक्त पंप करता है। जो हमारा हार्ट है वो किससे मिलकर बना है? मांसपेशियों से। ठीक है। और हमारी बॉडी को ब्लड प्योरीफाई कर कर भी कौन देता है? हार्ट करके देता है। रक्त को क्या कर रहा है? पंप कर रहा है। ठीक है। खराब खून को लेता है और साफ खून को बॉडी ऑर्गन्स के पास तक पहुंचाता है। धमनी प्रणाली के माध्यम से दिल शरीर को रक्त की आपूर्ति करता है। जो हमारी आर्टरीज होती है उनके थ्रू हमारे सारे ऑर्गन्स को प्योरीफाइड ब्लड प्रोवाइड कराता है हार्ट। ठीक है। शिरा पराग प्रणाली मानव शरीर के विभिन्न भागों से रक्त एकत्र करता है, जिसे हम वीनस सिस्टम बोलते हैं। धमनियों और नसों में शामिल धमनियां और शिराप्रक प्रणाली को रक्त वाहिका कहा जाता है। ये रक्त वाहिका सभी अंगों से जुड़े होते हैं। धमनी वाहिकाएं दिल से खून लेकर अंगों तक पहुंचाती है। जो वेन्स होती है वो क्या करती है? अपने ऑर्गन से अनप्यूरिफाइड ब्लड लेती है और जो आर्टरीज होती है वो प्योरीफाइड ब्लड बॉडी स्ट्रक्चर्स को या बॉडी ऑर्गन्स को पहुंचाती है। वही नसें विभिन्न अंगों से रक्त लेकर दिल तक लाती है और छाती में एक बड़ी मांसपेशी होती है जिसे डायफ्राम कहते हैं। ये सांस लेने में फेफड़ों की मदद करती है। जो डायफ्राम होता है वो क्या हेल्प करता है? सांस लेने में। महिलाओं के शरीर में स्तन भी थोरैक्स ग्लैंड्स में आती है। जो चेस्ट होते हैं, जो ब्रेस्ट होते हैं फीमेल के अंदर, वो भी थोरैक्स ग्लैंड के अंदर इंक्लूड होते हैं। इन स्तनों के जरिए नवजात बच्चे को पोषण प्रदान कराया जाता है। जो फीमेल के ब्रेस्ट होंगे उसके थ्रू ही हम, जो नवजात बच्चा होता है उसे स्तनपान कराया जाता है, उसे पोषण तत्व प्रोवाइड कराए जाते हैं, भोजन प्रोवाइड कराया जाता है। किसके थ्रू? जो महिलाओं के स्तन होते हैं, ब्रेस्ट होते हैं, उनसे। 1 से 6 महीने तक के बच्चे को ओनली ब्रेस्ट फीड कराना कंपलसरी होता है। पेट में आता है, छाती के नीचे पेट होता है, जस्ट बिलो द चेस्ट हम क्या बोल सकते हैं? स्टमक होता है। पेट में अमाशय होता है जो खाए भोजन को पचाने में मदद करता है। पेट शरीर के अन्य महत्वपूर्ण अंगों जैसे लीवर से जुड़ा होता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। एंजाइम रिलीज करता है और अपना लीवर। पेट लंबी ट्यूब जैसी संरचनाओं से जुड़ा होता है जिसे आंत कहा जाता है। इसकी मदद से भोजन को पाचन और पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद मिलती है। अतः अंत में भोजन पचाने के बाद गुदा के माध्यम से अपशिष्ट या उत्सर्जित पदार्थों को बाहर कर दिया जाता है। पेट के निचले हिस्से में गुर्दे की एक जोड़ी होती है। ठीक है, मौजूद रहती है और ये शरीर को एक महत्वपूर्ण अंग है जो शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थों का स्राव करने में मदद करती है। जो हमारे किडनी होती है वो क्या करती है? हमारे बॉडी से टॉक्सिक को निकालने में हमारी हेल्प करती है। पेट का निचला क्षेत्र हड्डी के ढांचे से बढ़ना होता है, उसे कूल्हा या पेल्विस भी कहते हैं। इस क्षेत्र में भी प्रजनन अंग या जननांग भी होते हैं जो पुरुषों और महिलाओं में अलग अलग प्रकार के होते हैं। पुरुष प्रजनन अंगों में लिंग व अंडकोश होते हैं, जबकि महिला प्रजनन में अंडाशय, गर्भाशय या और योनि शामिल होती है। पेट, जिगर और इसके ऊपरी हिस्से हड्डी संरचना से घिरे नहीं होते हैं, इससे ये भारी झटके और चोटों से सुरक्षित नहीं है। इसीलिए एक फार्मेसी सहायक के रूप में किसी घायल या मरीज को देखभाल करने के दौरान रोगी पेट के ऊपर हिस्से चोट से बचाने के लिए सावधानी बरतनी होती है। ऊपरी और निचले अंग। ऊपरी और निचले अंग में मैंने पहले बताया था अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज, हाथ और पैर इंक्लूड होते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में मनुष्य के निचले अंगों का इस्तेमाल किया जाता है। हाथ से इंसान थोड़ी चलता है, पैरों से ही तो चलता है। तो पैरों का इस्तेमाल किन कार्य करने में होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में। यहाँ कहे ये अंग उन्हें इसलिए भी
सक्षम बनाते हैं, कि एक पर्सन को चलने में भी हेल्प करते हैं पैर। हाथ भी कंधे क्षेत्र में छाती से जुड़े होते हैं, जो हमारे हैंड होते हैं वो हमारे चेस्ट से अटैच होते हैं। शरीर में बाਹਾਂ भी जुड़े होते हैं, जो शोल्डर्स होते हैं उसे हम बाਹਾਂ बोलते हैं। ऊपरी बाਹਾਂ और निचली बाਹਾਂ, अपर शोल्डर और लोअर शोल्डर। निचली बाहाँ अपने हाथ से जुड़ी होती हुई है और जो उंगलियों के बीच एक ग्रिप का निर्माण करती है। इतना ही नहीं, ये अंग उन्हें खाने में मदद करते हैं, साथ साथ महत्वपूर्ण कार्य करने में भी मदद करते हैं। निचले अंग पेड़ू क्षेत्र में पेट से जुड़े होते हैं। जो नीचे वाले क्षेत्र है, जो पैर है, वो किससे अटैच होते हैं? अपने पेल्विस से। पैर क्षेत्र जांघों से बना होता है, जबकि निचला पैर ऊंची एड़ी के जूते और पैर की उंगलियों के संचालन के लिए सहायता करता है। मानव शरीर के पीछे के अंग। मानव शरीर के पीछे का क्षेत्र केशुरु का स्तंभ होता है, मेरुदंड बोलते हैं जिसे। ये सिर के पीछे से कूल्हे तक फैली हुई होती है रीढ़ की हड्डी। मस्तिष्क का विस्तार है, जो रीढ़ की हड्डी है उसे हम मस्तिष्क का विस्तार भी कह सकते हैं। ये सभी अंग केशुरु का स्तंभ में स्थित होते हैं। ये शरीर के संचालन और गतिविधियों के लिए काफी अहम है। मानव शरीर की क्रिया विज्ञान, फिजियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर विभिन्न तरह के से काम करता है, सांस लेने में, दौड़ने में, खाना खाने में। मानव शरीर के प्रत्येक अंग कुछ कुछ विशेष कार्य करते हैं। जैसे अपना हार्ट होता है, वो ब्लड को प्योरीफाई करता है, पंप करता है। फेफड़े जो होते हैं हमें सांस लेने में मदद करते हैं। मानव शरीर विभिन्न अंगों के कार्य इस प्रकार है। मानव शरीर के विभिन्न तंत्र, तंत्रिका तंत्र होता है, जो क्या इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं, इसी तहत मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाएं शामिल होती है। संचार प्रणाली, इसमें दिल, धमनियां और नसें शामिल होती है। मांसपेशियां और कंकाल प्रणाली, हड्डियां, मांसपेशियों और संयोजी ऊतक होते हैं। श्वसन प्रणाली, इसके तहत ऊपरी और निचले श्वसन इलाके के साथ होते इलाकों को इंक्लूड किया गया है। ऊपरी श्वास नलिका, नाक, साइनस के होते हैं। निचले श्वास तंत्र में ब्रोंकाई और वायु कोश शामिल होते हैं। पाचन तंत्र में मुख, घेंगा, खाद्य ट्यूब, पेट, जिगर, पित्ताशय, अग्नाशय, गुर्दा वे बड़े और छोटी आंत्र शामिल होती है। मूत्र प्रणाली में गुर्दा, मूत्रवाहिनी और मूत्राशय शामिल होता है। प्रजनन प्रणाली में यौन अंग शामिल होते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इंक्लूड किए गए हैं। बुनियादी शारीरिक प्रणाली, अंतःस्रावी प्रणाली, इसके तहत हार्मोन और प्रतिरक्षा प्रणाली है शामिल की गई है, जो हमें संक्रमण से बचाती है, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। तंत्रिका तंत्र, यदि एक व्यक्ति अगर कुछ महसूस करता है तो उसकी नसें रीढ़ की हड्डी से एक संकेत मस्तिष्क को देती है। कहने का तात्पर्य यह है कि तंत्रिका तंत्र की इकाइयों को कनेक्ट करता है, और ये कहे तो कि जो नसें हैं वो हमारे जो भी मैसेज है उसे मस्तिष्क तक पहुंचाती है। तंत्रिका तंत्र की इकाइयों रीढ़ की हड्डियों और मस्तिष्क के लिए विभिन्न अंगों को कनेक्ट करके रखते हैं। इसी के बाद दिमाग की सक्रियता पर शरीर के अन्य सभी अंगों को काम करने में मदद मिलती है। मस्तिष्क के प्राप्त निर्देशों के अनुसार ही हम सारे काम करते हैं। मांसपेशी और कंकाल तंत्र, हमारे शरीर में 600 से ज्यादा मांसपेशियां होती हैं। मांसपेशियां और कंकाल तंत्र, मांसपेशियों और कंकाल आता है जो शरीर को, कंकाल किस काम में आते हैं? जो हमारे शरीर को ढांचा प्रदान करता है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। मानव शरीर को एक मूल आकार और संरचना देने में हड्डियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शरीर की संरचनात्मक भूमिका के अलावा हड्डियां सिर पैर तक शरीर के आकार और स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। खोपड़ी हमारे मस्तिष्क की रक्षा करती है और हमारे चेहरे का निर्माण करती है। जो हमारी खोपड़ी होती है वो क्या करती है? हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखती है और हमें फेस का स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करती है।
रीढ़ की हड्डी हमारे मस्तिष्क का विस्तार होता है। ये सभी अंग केशरों स्तंभ में स्थित होते हैं। ये मस्तिष्क के संवेदी तरंगों के शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं। पसली हड्डी के एक पिंजरे की तरह होता है, जिसमें दिल, फेफड़े, लीवर, स्प्लीन ये सब सुरक्षित रहते हैं, सेफ रहते हैं। मांसपेशी और कंकाल तंत्र। हड्डी के ढांचे से बना पेट का निचला क्षेत्र, जिसे हम कुला या पेल्विस कहते हैं, यह आंतों और ब्लैडर की रक्षा करता है और महिलाओं के प्रजनन अंगों को भी सुरक्षित रखता है और सुरक्षा प्रदान करता है। वैसे इस क्षेत्र की हड्डियां हालांकि हल्की होती है, इसके बावजूद भी पूरे शरीर का वजन उठाने में सक्षम होती है। हड्डियों की संरचनात्मक भूमिका के अलावा शरीर की बड़ी हड्डियों में अस्थि मज्जा होती है, जहां रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। लेकिन सिर्फ हड्डियों के साथ कोई भी व्यक्ति चलने या अपने हाथों और पैरों को हिलाने डुलाने या एक्टिव रखने में ही सक्षम नहीं होता है। उसके साथ में जो नर्वस सिस्टम होता है वो भी वर्क करना जरूरी है। अगर बोन हिल सकती है तो उसे हिलाने के लिए जो मैसेज आएगा वो ब्रेन से आएगा। वो किसके थ्रू आएगा? नर्वस सिस्टम के थ्रू आएगा। जो तंत्रिका तंत्र है वो हमें मैसेज लेने में मदद करता है या देने में मदद करता है। इसीलिए आपको चलने या दौड़ने के लिए मांसपेशियों की जरूरत भी होती है। शरीर के विभिन्न अंगों के संचालन में हड्डियों और मांसपेशियों के एक स्थान से दूसरे स्थान को सहायता प्रदान करती है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में मैसेज को हेल्प करता है। जो हमारा मैसेज आता है दिमाग से, उसे लाने में कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट होता है? मांसपेशियां। शरीर के विभिन्न अंगों के साथ भी यह कहें उनकी संरचनाओं के साथ मांसपेशियों का भी जुड़ाव होता है। हड्डियां, मांसपेशियां, खासकर उसके ऊतकों जिसे नापने आप नसें या शिरा कह सकते हैं ना, उसके साथ भी जुड़ा रहता है। मांसपेशियां और अस्थि पंजर ही शरीर को एक तरह से आकार देता है। परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। शरीर की संचार प्रणाली दिल और रक्त वाहिका और शरीर की कोशिकाओं के सहारे ये पूरा तंत्र काम करता है। हर धड़कन के साथ हार्ट पूरे शरीर में रक्त को भेजता है। इसी रक्त संचार के जरिए विभिन्न अंगों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व सप्लाई होते हैं। पूरा परिसंचरण तंत्र रक्त वाहिकों, रक्त धमनियों, शिराओं से मिलकर बना होता है। दिल रक्त को पंप कर पूरे शरीर में रक्त प्रवाहित करता है और रक्त अपने साथ ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाता है। और जब शरीर द्वारा ऑक्सीजन और पोषक तत्व अवशोषित कर लिए जाते हैं तब अपशिष्ट उत्पादों को बाहर कर दिया जाता है। परिसंचरण तंत्र में हम ये पढ़ते हैं कि परिसंचरण प्रणाली के दौरान शरीर के विभिन्न भागों के लिए श्वसन प्रणाली के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद मिलती है। शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे जो भी बॉडी ऑर्गन्स हैं वहां तक पहुंचता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस से पंप कर वापस से सप्लाई किया जाता है। तात्पर्य यह है कि परिसंचरण तंत्र के बदौलत ही मनुष्य का शरीर अपना काम करता है और रख रखाव करता है। अगर सर्कुलेशन नहीं होगा तो ह्यूमन बॉडी का जो ऑर्गन्स है वो वर्क करना बंद कर देंगे। उसी बेसिस पर ह्यूमन खुद भी अपना वर्क करना बंद कर देगा। वो धीरे धीरे बीमार होता जाएगा। श्वसन तंत्र, श्वसन प्रणाली श्वास नली और फेफड़ों के बीच केंद्रीय इकाइयों के रूप में शामिल होती है। सांस लेने के लिए हवा ज्यादातर नाक के माध्यम से शरीर में लिया जाता है और ये हवा पाइप में प्रवेश करती है। इसके बाद इसे श्वास नली के रूप में जाना जाता है। श्वास नली से हवा फेफड़ों में प्रवेश करती है और हवा से ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों से रक्त ही ऑक्सीजन लेकर विभिन्न अंगों में प्रवाह करता है। प्रत्येक शरीर के अंगों में ऊर्जा रिलीज करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। ये ऊर्जा शरीर के विभिन्न कार्यों के बाहर लाने के लिए ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में रक्त द्वारा वापस आता है और फेफड़ों से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड
को श्वास द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है, बाहर छोड़ दिया जाता है। सांस के जरिए ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर के लिए ऊर्जा प्राप्त करना तथा फेफड़ों के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करने के लिए सांस बाहर किए जाने की प्रक्रियाओं को श्वसन प्रणाली या श्वसन प्रक्रिया कहते हैं। अभ्यास प्रश्न 1, शरीर के किस अंग द्वारा ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की जाती है? अ फेफड़ों द्वारा, ब अग्नाशय द्वारा, स ग्रंथियों द्वारा, द कान द्वारा। तो इसका सही उत्तर है फेफड़ों द्वारा। पाचन तंत्र, हमारे शरीर के पाचन तंत्र में मुंह, ग्रास, नली, पेट और आंत्र शामिल है। इसके अलावा लीवर, अग्नाशय, पित्ताशय, गॉल ब्लैडर और लार ग्रंथियां भी इसमें संयोग करती है। भोजन के रूप में हम खाना मुंह के माध्यम से शरीर में लेते हैं, उसे खाने को छोटी इकाइयों में परिवर्तित करते हैं और शरीर उसे अवशोषण के रूप में बदलता है, जिसे हम पाचन कहते हैं या पाचन ही कहलाया जाता है। भोजन मुंह के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है और फिर उसे चबाया और निगला जाता है। यह भोजन पाइप के माध्यम से भोजन पेट और आंतों में प्रवेश करता है। यहाँ खाद्य पदार्थ एंजाइमों की मदद से छोटी इकाइयों में टूट जाता है। एंजाइम भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। यह एंजाइम लार ग्रंथियों, यकृत, अग्नाशय और पित्ताशय द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। रक्त भोजन से पोषण तत्वों को अवशोषित कर लेता है और उन्हें ऊर्जा के उत्पादन के लिए विभिन्न अंगों में लेकर जाया जाता है। पोषण तत्वों को अवशोषित करने के बाद बचे हुए भोजन के बाद अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अभ्यास प्रश्न 2, प्रश्न तंत्र, पाचन तंत्र के प्रमुख अंग मुख, ग्रास नली, छोटी आंत, सभी। तो पाचन तंत्र में जो सही उत्तर है वो है सभी। मुंह, ग्रास नली, छोटी आंत सब कुछ पाचन तंत्र के पार्ट्स हैं। मूत्र प्रणाली में गुर्दे, मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी और मूत्राशय होते हैं। शरीर के अंग के लिए पोषण तत्वों और ऊर्जा के उत्पादन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और इसके बाद अमोनिया और यूरिया के रूप में अपशिष्ट उत्पाद का उत्पादन करते हैं। इन अपशिष्ट उत्पादों को रक्त द्वारा गुर्दे तक लाया जाता है। अपशिष्ट उत्पादों खून से फिल्टर होने के बाद और मूत्र के रूप में शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। यूरिन में हमारे शरीर का अतिरिक्त पानी शामिल होता है। जब हम टॉयलेट करते हैं उसमें क्या रहता है? हमारा पानी, ठीक है। पानी और यूरिया, अमोनिया इंक्लूड होता है यूरिन में। मूत्र वाहिनी से होकर गुजरता है और ये मूत्र ब्लैडर में जमा होता है। मूत्राशय से मूत्र हमारे शरीर से बाहर मूत्र नली से ही ये बाहर निकाला जाता है। जब हमारे शरीर का गुर्दा सामान्य रूप से कार्य नहीं करता है तो रक्त में अपशिष्ट उत्पादों को भी ले लिया जाता है, जिससे शरीर के अंगों को नुकसान होता है। अगर फिल्ट्रेशन सही से नहीं होगा तो क्या होगा? किडनी भी डैमेज हो सकती है। अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। लिहाजा अच्छे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है कि शरीर के भीतर से हानिकारक कचरे को इस प्रणाली के जरिए निकाल दिया जाए। इसीलिए बोलते हैं कि 3 से 4 लीटर रोज पानी पीना चाहिए ताकि जो हमारा बॉडी से टॉक्सिन है वो निकल सके और बॉडी डिटॉक्सिफाई हो सके। प्रजनन तंत्र, प्रजनन प्रणाली में यौन अंगों को शामिल किया गया है। पुरुष और महिलाओं में 2 अलग अलग प्रकार की प्रजनन प्रणाली होती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। पुरुष प्रजनन प्रणाली में अंडकोश और पुरुष यौन अंग, जिसे लिंग कहा जाता है, शामिल है। अंडकोश में एक तरल पदार्थ बनता है जिसे शुक्राणु कहते हैं, निषेचन का कार्य करते हैं। ये तरल पदार्थ लिंग के माध्यम से बाहर निकलता है। महिला प्रजनन प्रणाली में अंडाशय, गर्भाशय और महिला यौन अंगों जैसे योनि को शामिल किया गया है।
जब शुक्राणु अंडे के साथ संपर्क में आते हैं तो निषेचन होता है, जिससे भ्रूण का निर्माण होता है या विकास होता है। भ्रूण मादा मानव शरीर के गर्भाशय में विकसित होता है और फिर बच्चे को जन्म दिया जाता है। महिला प्रजनन तंत्र में शरीर के वे सभी अंग होते हैं जो बच्चे के जन्म और विकास में मदद करते हैं। इन दो बातों पर गौर करें जो बेहद आश्चर्यजनक हैं। आपके शरीर में लाखों की संख्या में अंडे होते हैं जो एक बच्चे में तब्दील हो सकता है, और बच्चे के जन्म के साथ ही आपका पुनर्जन्म होता है। आपके शरीर के अंदर सही स्थान पर अंडे के साथ स्पर्म के मिलने से ही बच्चे के विकास का प्रारंभ होता है। स्पर्म और ओवा मिलकर ही फीटस बनाते हैं। पुरुष प्रजनन तंत्र मानव नर प्रजनन प्रणाली में निम्नलिखित अंग शामिल किए गए हैं, जो है वृषण, अंडकोश, अधिवृषण, शुक्राणु वाहिनी, शुक्राणु पुट्टिका, प्रोस्टेट ग्रंथि और लिंग। वृषण अंडे के आकार वाला अंग है जो पुरुष के उदर गुहा के बाहर होता है। पुरुष में 2 वृषण है। वृषण पुरुषों को प्राथमिक प्रजनन अंग होता है। शारीरिक क्रिया तंत्र का सहयोग बुनियादी शारीरिक प्रणाली जैसे अंतःस्रावी प्रणाली और प्रतिरक्षा प्रणाली के रूप में समर्पित है। इस अंतःस्रावी प्रणाली के अंगों योनि यानी एंडोक्राइन ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथियां में थायराइड, पिट्यूटरी, थाइमस आदि को इंक्लूड किया गया है, आदि को शामिल किया गया है। अंतःस्रावी प्रणाली से रासायनिक पदार्थ निकलते हैं जिसे हम हार्मोन कहते हैं। यह हार्मोन शरीर की प्रक्रियाओं, प्रजनन और पाचन में मदद करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली में लिम्फ नोड्स होते हैं और जिसे हम लिम्फोसाइट भी कह सकते हैं। अभ्यास प्रश्न 3, अंतःस्रावी तंत्र के मुख्य अंग पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि या सभी? इसका सही उत्तर है सभी। पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि सब अंतःस्रावी तंत्र के मुख्य अंग हैं। अब हम पढ़ते हैं बीमार। ये हम लोगों ने नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर और उसके वर्क पढ़े हैं, उसके कार्य पढ़े हैं, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे बीमार व्यक्ति में क्या क्या साइन और सिम्टम हो सकते हैं, कि अगर जो कोई पर्सन बीमार है तो उसमें हम क्या लक्षण देखेंगे। तो देखो हम पढ़ते हैं आगे। दाने के बिना बुखार आना, फीवर आना, उल्टी या लगातार दस्त होना, पेट में दर्द होना, गड़गड़ाहट या सांस की तकलीफ होना, निर्जलीकरण होना, माध्यम फ्लू जैसे लक्षण होना, मोच और तनाव, छोटे कट जिनमें टांके लगाने की आवश्यकता हो सकती है। तो ये सब कुछ एक बीमारी के लक्षण हैं। बीमार व्यक्ति की क्या क्या जरूरतें होते हैं, जब हम भी बीमार होते हैं तो हमें भी क्या क्या जरूरत हो सकती है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और एक पीआरए को पता होना चाहिए कि बीमार व्यक्ति की क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। उसे जैसे साइन एंड सिम्टम पता है, उसे उसकी जरूरतों के बारे में भी पता होना चाहिए, ताकि हम बोल सकते हैं कि जो पेशेंट रिलेशन एसोसिएट है वो उनके लिए वर्क कर रहे हैं, उन्हें समझाने में मदद कर रहे हैं। बीमार व्यक्ति को आराम की आवश्यकता होती है। लगभग हर बीमारी व्यक्ति को, खासकर जब बुखार हो या दस्त हो, बीमार व्यक्ति को खूब तरल पदार्थ पीना चाहिए, जैसे पानी, चाय, जूस आदि का सेवन करना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता को बनाए रखना ताकि क्रॉस इन्फेक्शन नहीं हो सके। क्रॉस संक्रमण को बचाने के लिए अपन को पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखनी होती है पेशेंट की। अच्छा भोजन करना है। यदि बीमार व्यक्ति को खाने का मन हो तो उसे पसंद का खाना दे। अधिकांश बीमारी के लिए विशेष आहार की आवश्यकता नहीं होती है। बीमार व्यक्ति को खूब सारे तरल पदार्थ पीने चाहिए और ढेर सारा पौष्टिक खाना खाना चाहिए। बिस्तर में स्थिति बदलना। एक बीमार व्यक्ति को अपन पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। वह बीमार व्यक्ति जो अपना खुद का वर्क बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा है,
उसकी हमें उसे मदद करनी चाहिए। एक व्यक्ति जो बहुत कमजोर है और अकेले नहीं पलट सकता, उसकी मदद करनी चाहिए। हर दिन कई बार बिस्तर से उसकी स्थिति बदलनी चाहिए। क्यों? ताकि उसे, जो सोने से है, बेड रिडन पेशेंट है, तो उसे घाव नहीं हो, बेड सोर नहीं हो, इसीलिए हम बिस्तर में उसकी स्थिति को 2 से 4 घंटे के अंदर बदलते रहते हैं। परिवर्तन को देखते रहना, यहाँ पर परिवर्तन को देखते रहने से तात्पर्य है कि अगर उसके अंदर कोई भी चेंज आता है, जैसे तापमान का चेंज, सांस लेने में तकलीफ होना, ये सब हम उसको नोटिस करते रहेंगे। आपको बीमार व्यक्ति की स्थिति में किसी भी बदलाव पर ध्यान देना चाहिए जो आपको बता सकता है कि वो बेहतर है या खराब है। बीमार व्यक्ति में हम और क्या क्या देख सकते हैं? उन संकेतों को देखना है कि जो बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी देते हैं व्यक्ति की बीमारी है, गंभीर है या खतरनाक है, तो हमें पता रहता है। अगर व्यक्ति इनमें से कोई भी लक्षण दिखता है, जैसे तापमान, धड़कन का तेज होना, सांस लेने में तकलीफ होना, महत्वपूर्ण संकेतों को रिकॉर्ड करेंगे और हम तुरंत चिकित्सक की सहायता लेंगे या उसे बताएंगे। तापमान कितनी डिग्री का है ये चेक करेंगे। धड़कन हर मिनट में कितनी धड़क रही है ये चेक करेंगे। सांस लेने, मतलब हर 1 मिनट में कितनी सांस होती है। जैसे तापमान होता है 98 डिग्री नॉर्मल होता है, अगर उससे कम है या ज्यादा है तो हम उसे बताएंगे। धड़कन होती है 70 से 80 पर मिनट, उससे ज्यादा है या कम है तो हम डॉक्टर को बताएंगे। सांस लेना, तो प्रति मिनट सांस होती है 16 से 20, एक अडल्ट पर्सन की, एक वयस्क मानव की प्रति मिनट होती है 16 से 20। अगर उससे ज्यादा है या कम है तो हम डॉक्टर को बताएंगे। महत्वपूर्ण संकेतों को रिकॉर्ड करेंगे कि भाई हमें इस टाइमिंग पे क्या क्या संकेत मिले थे, उसे हम हमेशा नोटिस करके रखेंगे। यह भी लिखें कि व्यक्ति कितने तरल पदार्थ पीता है, कितनी बार पेशाब जाता है और मल त्याग करता है, यह भी हम उसमें लिख के रखेंगे। सेहत के लिए इस जानकारी को सेव रखें और सीनियर स्टाफ को बताएंगे। थैंक यू। आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें।